महाभारत तो आप सबने सुनी ही होगी। तो चलिए आज के कहानीकार की शुरुआत महाभारत की स्टोरी से ही करते हैं। महाभारत की बैक स्टोरी, द ओरिजिन्स। तो एक ऋषि पूरे भारत में घूम रहा है एक ब्लूप्रिंट दिमाग में लिए, एक ऐसा महाकाव्य जो शायद से दुनिया में सबसे बड़ी पोएम बनने वाली थी। पर कोई भी ऋषि या कोई भी स्कॉलर ये लिखने के लिए सामर्थ्य नहीं है। वो जगह जगह घूमता है, हर गली कूचे में जाता है, बट कोई नहीं मिलता। एंड में थक हार के वो महादेव के पास ही पहुंच जाता है और कहता है, भगवान आप ही बताइए। महादेव अपने पुत्र गणेश की ओर इशारा कर देते हैं और कहते हैं यही है, यही लिख सकता है, अगर लिख सकता है कोई तो। गणेश जी मान तो जाते हैं, बट एक शर्त के साथ कि अगर तुमने पॉज लिया तो मैं पेन रख दूंगा नीचे, और रख दिया एक बार तो वापस नहीं उठाऊंगा फिर मैं। तो ये ऋषि भी बड़ा चालाक था, बड़ा बुद्धिमान था। कहता ठीक है, पर तुम्हें हर लाइन समझ समझ के लिखनी पड़ेगी। तो गणेश जी मान जाते हैं। तो जैसे ही इसको टाइम चाहिए होता है आगे की लाइन बनाने के लिए, तो एक ऐसी लाइन डाल देता है बीच में जो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, जिसको सॉल्व करने के लिए गणेश जी को भी 1-2 मिनट लग जाते हैं। तो और उतनी देर में ये आगे की लाइनें सोच लेता था। ये ऋषि कोई और नहीं, वेद व्यास थे। वेद व्यास कोई मामूली ऋषि नहीं थे। इन्होंने सारे पुराण लिखे हुए हैं, चाहे वो महाभारत हो, अग्नि पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, एंड यू नेम इट, सारे के सारे वेद व्यास ने लिखे हैं। बट वेद व्यास का जन्म कैसे हुआ, ये कहाँ गए, ये कहाँ प्रेजेंट थे कहानियों में, इन सब सवालों के जवाब जानते हैं आज के कहानीकार के एपिसोड में। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। वेद व्यास की कहानी की शुरुआत होती है ऋषि पराशर से। एक बार ऋषि पराशर यमुना के तट पर पहुंचते हैं। यमुना क्रॉस करने के लिए एक माझी के पास जाते हैं। माझी को कहते हैं क्या तुम मुझे नदी पार करा दोगे। माझी उस टाइम खाना खा रहा होता है, तो वो अपनी बेटी को बोलता है कि मेरी जगह तुम पार करा दो। बेटी को देखते ही ऋषि पराशर मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। इतनी सुंदर कन्या कभी देखी ही नहीं उन्होंने, और अपनी योग माया से उस माझी की लड़की और ऋषि पराशर के बीच में एक बच्चा पैदा हुआ। ये बच्चा दिव्य था। पैदा होते ही बड़ा हो गया। बड़ा होकर इसने अपनी माँ को प्रणाम किया और ये जंगलों की ओर चला गया। ये औरत कोई और नहीं, सत्यवती थी। सत्यवती आगे चलकर सत्यवती की शादी हस्तिनापुर के उस टाइम के सम्राट बिंदुसार से होती है, और बिंदुसार और सत्यवती के का एक बच्चा होता है जिसका नाम होता है विचित्रवीर्य। उसको अनुशासन की पड़ी, हमेशा मदिरा के नशे में रहता। जैसे हर इंडियन पेरेंट को लगता है कि शादी करा देंगे तो बच्चे ठीक हो जाएंगे, वैसा ही सत्यवती को भी लगा। तो उन्होंने विचित्रवीर्य के सौतेले भाई भीष्म पितामह को बुलाया और कहा कि जरा शादी के लिए ढूंढो कोई कन्या। तो भीष्म जाते हैं और 2 लड़कियां अम्बा और अम्बालिका को ले आते हैं साथ में अपने विचित्रवीर्य से शादी करने के लिए, जो मान भी जाती हैं करने के लिए शादी। बट शादी के तुरंत बाद जब विचित्रवीर्य को राजा बनाने का निर्णय लिया जाता है, तो राज्याभिषेक के दौरान ही विचित्रवीर्य मर जाता है और वंश आगे बढ़ाने के लिए कोई मेल नहीं होता है। तब सत्यवती अपने बेटे वेद व्यास को याद करती है। दोनों और एक दासी से 3 बच्चे पैदा हुए। एक था धृतराष्ट्र जो जन्म से अंधा था, दूसरा था पांडु जो पांडवों के पापा थे, और तीसरा था विदुर जो महामंत्री था हस्तिनापुर का। तो जैसे ही वेद व्यास पैदा होते हैं, जैसे मैंने बताया, वो बड़े हो जाते हैं। पैदा होते ही जंगल में जब वो जाते हैं तो वो ब्रह्मदेव की तपस्या करते हैं कई हजारों सालों तक, और ब्रह्मदेव उनको प्रकट होकर सारे वेदों का ज्ञान देते हैं, जिस वजह से उनका नाम वेद व्यास पड़ता है। फिर आगे चलकर वो महादेव की तपस्या करते हैं और ये वरदान पाते हैं कि वो कहानी सुनाने में सर्वोत्तम हो जाए, चाहे वो लिखने की हो या वो बोलने की हो। तो उनसे अच्छा कहानी सुनाने वाला मतलब कोई नहीं है पूरी दुनिया में। तो ऐसे इनका नाम वेद व्यास पड़ा। वेद व्यास का वर्णन सिर्फ यही नहीं आता है, कौरवों के पैदा होने में भी वेद व्यास का बहुत बड़ा हाथ था। वेद व्यास जो थे वो साइंटिस्ट की तरह थे। वो जब गंधारी का बच्चा पैदा नहीं हो रहा होता और वो अपने गर्भ को बहुत जोर जोर से मारते और एक मीट की या एक फ्लैश की बॉल निकलती है उनमें से, उस बॉल के वो 100 टुकड़े कर उन्हें 100 घड़ों में डाल के 100 बच्चे पैदा करते हैं उससे। क्यों थी ना ये अमेजिंग, लाइक फर्स्ट टेस्ट टू बेबी इन द वर्ल्ड। अगर ये जानना चाहें हम कि इस टाइम पे वेद व्यास है किधर, तो वेद व्यास को एक चिरंजीवी माना गया है जो सदा के लिए थे और सदा हैं और सदा रहेंगे। ये आज भी कहा जाता है कि हिमालय की पहाड़ियों में कहीं तो तप कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी इस बार के कहानीकार की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कहानी।